यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पर जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन इस टाइप का आता है कि 5 नंबर में आपको कहा गया है ड्राइव करो फ्रिंज विड्थ, और फिर इसके ऊपर कुछ और क्वेश्चन आते हैं जो इसी फॉर्मूले में से इसका आंसर होता है। पहला, ये याद रखो कि लैम्डा क्या है। लैम्डा तो वो लाइट है जो लाइट आपने सोर्स में से ली है। डी है आपका, फिर से मैं बना दूं, ये आपकी डबल स्लिट्स हैं, और ये सामने क्या है, स्क्रीन। स्क्रीन और डबल स्लिट प्लेन के बीच का डिस्टेंस है कैपिटल डी, और डबल स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस है कितना, स्मॉल डी। ये इसका मिड पॉइंट है, और यहाँ सेंटर ब्राइट फ्रिंज होती है। इसमें जो एक्स लिखा था हमने, एक्स लिखा था वो किसी भी एक फ्रिंज का डिस्टेंस था, कहाँ से, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन यहां से बनता है इसका कि अगर आप रेड लाइट यूज करके ही प्रैक्टिकल कर रहे थे, फिर आपने इसे रेड लाइट को ब्लू बना दिया, ब्लू लाइट ले ली, तो फ्रिंज विड्थ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। सीधी बात है, लैम्डा रेड इज ग्रेटर देन लैम्डा वायलेट या ब्लू। ठीक है। तो जब आप रेड कलर की लाइट लेकर पूरा प्रैक्टिकल करेंगे और बाकी सब कांस्टेंट रखते हुए केवल आपने लाइट को चेंज कर लिया, ब्लू बना ली या वॉयलेट बना ली, तो क्या होगा, सीधी सी बात है कि जो आपकी फ्रिंज विड्थ है रेड कलर के लिए ज्यादा होगी, और फ्रिंज विड्थ की वैल्यू बीटा ब्लू कलर या वॉयलेट कलर के लिए कम होगी। लगभग दुगनी दुगनी का फर्क होता है इसमें, क्योंकि जो वेवलेंथ है रेड की वो है 7800 एंगस्ट्रॉम, और ब्लू की जो है वो वायलेट की लगभग लगभग 4000 एंगस्ट्रॉम है। तो लगभग लगभग दुगनी होती है फ्रिंज विड्थ रेड कलर की एज कम्पेयर टू द फ्रिंज विड्थ ऑफ वायलेट कलर। दूसरा क्वेश्चन क्या आता है यहां से, सिंपल सी बात है, अगर आप स्लिट, जो स्लिट प्लेन है और स्क्रीन है, इसके बीच का डिस्टेंस अगर आप इंक्रीज कर दें, मतलब कैपिटल डी इंक्रीज कर दें, तो कंसिक्वेंटली क्या होगा, फ्रिंज विड्थ बीटा भी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी फ्रिंज विड्थ। ठीक है। अच्छा, यहीं पर एक चीज और आती है, यहीं पर हालांकि वो इसमें कम आता है, अगला जो प्रैक्टिकल है फ्रॉनहोफर उसमें ज्यादा आता है, क्या, एंगुलर विड्थ ऑफ फ्रिंज। एंगुलर विड्थ मैं थीटा से लिख देता हूँ। तो थीटा का मतलब क्या हो, देखो ये स्क्रीन है आपका, ये अलग से बताऊँ आपको, एंगुलर फ्रिंज विड्थ, एंगुलर विड्थ, एंगुलर विड्थ, ये आपकी सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। ठीक। फिर उसके बाद क्या है ये, फिर ये फर्स्ट डार्क, हालांकि कंटिन्यू ऐसे नहीं होता कि पूरा का पूरा डार्क हो या पूरा का पूरा रीजन ब्राइट हो, लेकिन हम नॉर्मली इसे बना देते हैं, ऐसे ही बना देते हैं। ठीक है। ग्रीन वाली डार्क है समझो, और रेड वाली ब्राइट है। रेड वाली ब्राइट इक्वल विड्थ की होती है, इक्वल विड्थ की ही मैं बनाने की कोशिश भी कर रहा हूँ, ये सारी की सारी। ये आपका फ्रिंज पैटर्न बन गया कहीं पर। ठीक है। 4-5 फ्रिंज हमने बना दी। ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट आपका सी है। सामने क्या है इसके, सामने इसके डबल स्लिट्स होंगे, ये ओसी हो गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ S1 S2। ठीक है। अब देखना जरा ध्यान से कि फ्रिंज विड्थ क्या होती है। जैसे ये वाली फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज ले रहा हूं मैं, कौन सी वाली फ्रिंज, ये प्राइमरी मैक्सिमा, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा ले रहा हूँ। तो सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा कहाँ से शुरू होता है, पिछले वाली मिनिमा से अगले वाले मिनिमा के बीचों बीच तक। तो अब ये जो एंगल बनाता है यहाँ,
ये कहलाता है आपका क्या, ये कहलाएगा एंगुलर विड्थ। तो एंगुलर विड्थ कैसे निकालोगे आप, ये आपका कितना है, ये आपकी लीनियर विड्थ है, फ्रिंज विड्थ कितनी है ये, बीटा। ठीक है। और क्योंकि ये फ्रिंजेस बहुत दूर नहीं है, पास ही है इसके सी के, तो मैं इसको पूरे को क्या ले लेता हूँ, इसको रेडियस ले लेता हूँ। कितना, कैपिटल डी। तो एंगल कितना होगा, थीटा है, थीटा इन रेडियन इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। आर्क कितना है, डी लैम्डा बाई डी डिवाइडेड बाय कैपिटल डी, कैंसिल हो गया। तो थीटा इक्वल्स क्या बचता है, लैम्डा बाई डी रेडियन। मतलब एंगुलर विड्थ डिस्टेंस पर डिपेंडेंट नहीं है। ये तो एंगल जो का तो ही रहेगा, आप स्क्रीन को यहाँ रख लो या यहाँ ले आओ, यहाँ ले आओ, ये जो एंगल बन रहा है तो जो का जो बना रहेगा। हाँ, फ्रिंज विड्थ कम हो जाएगी अगर आपने स्क्रीन को यहाँ लगा दिया, तो जो पहले 10 mm थी अब वो 8 mm रह जाएगी। यहाँ लगा दिया स्क्रीन को तो 2 mm रह जाएगी, यहाँ लगा दिया तो 1 mm रह जाएगी, लेकिन फिर भी एंगल तो ये का ही बनेगा। तो एंगुलर विड्थ इंडिपेंडेंट है डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन, स्लिट प्लेन एंड द स्क्रीन। ये बात क्लियर हुई, समझ आई। इसी में अगला क्वेश्चन क्या आता है कि अगर आप डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स डिक्रीज कर दें, डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स अगर आप डिक्रीज कर दें, सिंपल सी बात है, फ्रिंज विड्थ बढ़ जाएगी आपकी, फ्रिंज विड्थ बढ़ जाएगी। अगर डिस्टेंस आप इंक्रीज कर देंगे तो फ्रिंज विड्थ घट जाएगी। ठीक है। तो इफेक्ट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स, इफेक्ट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स, तो बीटा जो है आपका वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी है, सीधी बात है। अगर आप ये डी डिक्रीज कर रहे हैं तो कॉरस्पॉन्डिंगली बीटा क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। और अगर डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स आप इंक्रीज कर रहे हैं तो कॉरस्पॉन्डिंगली बीटा क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब इसमें एक क्वेश्चन और बनता है। अगर आपने दोनों स्लिट्स के बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा कर दिया तो फ्रिंज पैटर्न गायब हो जाएगा, फ्रिंज पैटर्न गायब हो जाएगा। देखो दो खिड़कियां, ये यहाँ आप अच्छी तरह इमेजिन कर सकते हो कि हॉल में मेरे सामने दो खिड़कियां, इन खिड़कियों से सामने दीवार पर जा रहा है, वहां तो नहीं बन रहा फ्रिंज पैटर्न, जबकि दोनों सोर्स की तरह काम कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो यह हो जाती है कि ये एक्सटेंडेड सोर्स है, पॉइंट सोर्स नहीं है, इसलिए नहीं बनता। लेकिन अगर पॉइंट सोर्स भी आप ले लो यहाँ पर और दोनों के बीच में बहुत बड़ा डिस्टेंस हो, तो सामने वाले स्क्रीन पर चाहे आप कहीं भी रखो पैटर्न नहीं बनेगा, अगर डिस्टेंस ज्यादा है। रीजन क्या है उसका, उसका रीजन क्या है, देखो उसका रीजन क्या है, आपको मैं एक इमेजिनरी बना करके दिखा रहा हूँ। ये आपके डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स, ये आपका डी है। और फ्रिंज पैटर्न कैसा बना, फ्रिंज पैटर्न यहाँ बन रहा है इससे, कैसा, फ्रिंज पैटर्न ये बन रहा है, पतले पतले। डी डिस्टेंस काफी लार्ज है आपका, तो ये फ्रिंज पैटर्न बन रहा है, ये फ्रिंज पैटर्न बन रहा है, डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट, ये फ्रिंज पैटर्न बन गया। अगर आपने डिस्टेंस को और डिक्रीज कर, इंक्रीज कर दिया, डिस्टेंस आपने इंक्रीज कर दिया, तो अब फ्रिंज पैटर्न का क्या होगा, देखना जी। अब फ्रिंज पैटर्न का क्या होगा, अब ये जो फ्रिंजेस है और पतली बनेगी, ये फ्रिंजेस और पतली बनेगी, क्योंकि फ्रिंज विड्थ डिक्रीज हो गई, यानी डार्क फ्रिंज भी और ब्राइट फ्रिंज भी, इनकी जो विड्थ है, चौड़ाई है, वो घटती चली जाएगी, एंगुलर विड्थ भी घट जाएगी और लीनियर विड्थ भी घट जाएगी डिस्टेंस डी इंक्रीज करने से। इनके बीच बीच में क्या होगा, डार्क होगा, इनके बीच में ये रेड वाली तो मैंने बनाई है ब्राइट, और इनके बीच बीच में डार्क डार्क होगा। अगर आपने बढ़ा दी और ज्यादा, और ज्यादा फ्रिंज विड्थ आपने, वो सॉरी डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स आपने बढ़ा दी, तो क्या होने वाला है, देखो अभी ये था डी, यहाँ से यहाँ तक आपने डी की वैल्यू और बढ़ा दी, इतना कर दिया डी, ये S1 है, ये S2 है, डिस्टेंस आपने इनके बीच का डी की वैल्यू और बढ़ा दी। तो अब क्या होगा, सामने वाली स्क्रीन पर क्या होगा, सामने वाली स्क्रीन पर फ्रिंज पैटर्न तो बिल्कुल ही पतला हो जाएगा, बिल्कुल ही पतला हो जाएगा, इतना पतला पतले फ्रिंज बनेंगी, इतनी
कम विड्थ की फ्रिंज बनेगी कि आपको पता ही नहीं चल पाएगा, कि कहाँ डार्क है और कहाँ ब्राइट है। मतलब यह है कि फ्रिंज पैटर्न डिस्टिंग्विशेबल नहीं होगा, फ्रिंज पैटर्न आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे। फ्रिंजेस बनेंगी लेकिन ये इतनी पतली फ्रिंज होगी, डार्क और ब्राइट इतने क्लोज होंगे आपस में, एक दूसरे के इतने पास आएंगे कि यहाँ आप फ्रिंज पैटर्न को डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाएंगे। इनके बीच में कहाँ डार्क है कहाँ ब्राइट है पता ही नहीं चल पाएगा। इसका मतलब फ्रिंज पैटर्न आपका डिसअपियर हो जाएगा, फ्रिंज पैटर्न आपका डिसअपियर हो जाएगा। ठीक है। एक क्वेश्चन इसमें और आता है कि अगर इन दोनों स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस बहुत कम कर दिया जाए, तो भी फ्रिंज पैटर्न गायब हो जाएगा। कम कैसे? देखो, इसके बीच का फ्रिंज डिस्टेंस ही आप कम कर दो, दोनों स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस ही कम कर दो, दोनों स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस इतना सा कर दिया आपने, S1 और S2। ठीक है, तो क्या होगा? अब सामने वाली स्क्रीन पर क्या बनेगा? देखो, सामने वाली स्क्रीन पर आपका सेंट्रल मैक्सिमा बन जाएगा इतना चौड़ा, क्योंकि डिस्टेंस कम करते ही क्या होगा? फ्रिंज विड्थ बढ़ गई। फिर क्या हुआ? ये क्या हो गया? डार्क आ गया, फर्स्ट फर्स्ट मिनिमा आ गया। आप थोड़ा सा और डिक्रीज कर दें तो पता चलेगा जो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है यही पूरी स्क्रीन पर फैल गई। सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज ही इतनी ज्यादा चौड़ी हो गई, पूरी स्क्रीन पर एक ही फ्रिंज आ गई, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। तो फिर क्या लगेगा आपको? आपको लगेगा कि पैटर्न आपका डिसअपियर हो गया। समझे बात? If the distance between the slits is very large, the fringe pattern disappear because the fringe width decreases to such a small extent that it is difficult to differentiate. If the distance between the slits S1 S2 is too small, बहुत छोटी है, it may be possible that the entire screen is occupied by central bright fringe only, and again there is no fringe pattern. एक क्वेश्चन और आता है, if the entire apparatus is dipped in a liquid, अगर पूरा का पूरा एपरेटस लिक्विड में डुबो दिया जाए, तो ध्यान से देखो जरा, ये जो बीटा है डी लैम्डा अपॉन डी, इसमें कहीं भी लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या वगैरह तो कुछ नहीं आता। तो इसका मतलब क्या होगा? कि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन है इसके अंदर। ध्यान से देखिए, लैम्डा को आप क्या लिख सकते हैं? लैम्डा को लिख सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट अपॉन फ्रीक्वेंसी। तो जो बीटा होगी एयर में और बीटा होगी किसी लिक्विड के अंदर, दोनों का रेशियो ये सब कुछ कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती, डी ये सब, तो क्या रहेगा? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन लिक्विड। तो सिंपल से क्या बात है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड विद रेस्पेक्ट टू एयर। आगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब क्या हुआ? कि बीटा इन लिक्विड इज इक्वल टू बीटा इन एयर डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड विद रेस्पेक्ट टू एयर। और क्योंकि ये लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा ग्रेटर देन 1 ही होता है, चाहे कोई भी लिक्विड हो, ये ग्रेटर देन 1 है, तो इसका मतलब बीटा इनसाइड द लिक्विड इज लेस देन द बीटा इन एयर। फ्रिंज विड्थ घट जाएगी अगर किसी भी लिक्विड में आप पूरा एपरेटस डुबो दें। कितनी घट जाएगी? जितना भी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है लिक्विड का, उतने ही टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी। पानी में डुबो देंगे तो 1 into टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी आपकी बीटा। देखो, समझ लो, सिंपल है बिल्कुल। इस फॉर्मूले में बीटा विड्थ है डी लैम्डा अपॉन डी, मैंने डी को क्या, लैम्डा को क्या लिख लिया? लैम्डा वेवलेंथ है, वेवलेंथ क्या है? स्पीड ऑफ वेव अपॉन फ्रीक्वेंसी। ये क्या है? ये न्यू, ये फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, अब आपने एक बार फ्रिंज विड्थ ली, एयर में रखा पूरा एपरेटस, तो फ्रिंज विड्थ एयर में कितनी होगी? डी बाई डी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन फ्रीक्वेंसी। फिर उसको आपने पूरे को लिक्विड में डुबो दिया, तो फ्रिंज विड्थ लिक्विड के अंदर कितनी होगी? डी बाई डी स्पीड ऑफ लाइट इन लिक्विड अपॉन फ्रीक्वेंसी। याद रखिएगा, जब भी लाइट अपना मीडियम बदलती है फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, उसकी वेवलेंथ चेंज होती है, स्पीड चेंज होती है। दोनों को मैं डिवाइड करूंगा तो फ्रिंज विड्थ इन एयर डिवाइडेड बाय फ्रिंज विड्थ इन लिक्विड
इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन लिक्विड, एयर में और लिक्विड में। अब यहाँ क्या बना है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन लिक्विड क्या हो गया, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड विद रिस्पेक्ट टू एयर, या एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कह लो इसे। तो क्या बनेगा देखो, यहाँ से मैंने, सिंपल सी बात है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मैंने इसे यहाँ ले लिया, बी के अपॉन में बी एल को उधर ले लिया, तो फ्रिंज विड्थ इन लिक्विड इज इक्वल टू फ्रिंज विड्थ इन एयर डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड विद रिस्पेक्ट टू एयर, या एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फ्रिंज विड्थ कम हो जाएगी, क्यों, क्योंकि इस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है, तो लिक्विड के अंदर जो जाने के बाद, एपरेटस जाने के बाद जो होगी होगी फ्रिंज विड्थ, वो एयर वाली फ्रिंज विड्थ से कम ही होगी। एक बार इसमें पूछी जाती क्या, नेक्स्ट क्या पूछा जाता है, इफ द साइज, यानी कि एपर्चर ऑफ स्लिट्स इज अनइक्वल। अनइक्वल का मतलब क्या हुआ, अनइक्वल का मीनिंग क्या हुआ कि एक स्लिट आपकी S1 की ओपनिंग कम है, दूसरी स्लिट है S2, S2 की ओपनिंग बड़ी है। अगर इस तरह से है तो आपके यहाँ फ्रिंज पैटर्न पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है CO, यहाँ फ्रिंज पिट पर क्या, देखो ध्यान से, अगर S1 और S2 की अपर्चर दोनों का सेम है, S2 की ओपनिंग सरफेस इनका सेम है, तो यहाँ जो लाइट वेव पहुंच रही हैं उन दोनों लाइट वेव की इंटेंसिटी ज्यादा एक सी होगी। लेकिन अगर साइड इनके अनइक्वल है तो एक स्लिट से, जो बड़ी स्लिट है, वहां से पहुंचने वाली लाइट की इंटेंसिटी लार्जर होगी। इस केस में जो सुपर इम्पोजिंग वेव्स हैं उनके एम्पलीट्यूड A1 और A2 आपस में इक्वल नहीं होंगे। तो फिर क्या होने वाला है देखो, एट मिनिमा देखो, मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी थी, A1 प्लस A2 होल स्क्वायर इंटू के टाइम्स, और जो मिनिमम इंटेंसिटी थी वो कितनी है, A1 माइनस A2 होल स्क्वायर इंटू के फैक्टर है यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी फैक्टर, इसमें कई सारी चीजें होती हैं। तो जहां मैक्सिमम बनता है वहां दोनों एम्पलीट्यूड जुड़ जाते हैं, जहां मिनिमम बनता है वहां एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, जो मैक्सिमा का रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है, मैक्सिमा पर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड किस पर, मैक्सिमा पर, वो A1 प्लस A2 होता है, हमने पहले इसको प्रूव कर रखा है। और एम्पलीट्यूड मिनिमा पर कितना होता है, A1 माइनस A2 होता है। तो अब जरा देखो ध्यान से, अगर इनके एम्पलीट्यूड डिफरेंट है, यानी एक स्ट्रॉन्गर लाइट है एक वीकर लाइट है, एक हल्की लाइट है और एक तेज लाइट है, तो दोनों के एम्पलीट्यूड डिफरेंट होंगे, तो फिर यहाँ जो मिनिमम है, मिनिमम, अगर आपका ये A1 और A2 इक्वल नहीं है तो फिर A मिनिमम इज नॉट जीरो, जो मिनिमम एम्पलीट्यूड है वो जीरो नहीं होगा, और जो मिनिमम इंटेंसिटी है, मिनिमम I इज नॉट जीरो। मतलब जो डार्क फ्रिंज है, डार्क फ्रिंज इज नॉट एब्सोल्युटली डार्क, वो पूरी तरह से डार्क नहीं होगी, बल्कि वहां भी कुछ ना कुछ इंटेंसिटी ऑफ लाइट बची रह जाएगी। क्यों, क्योंकि इंटेंसिटी जो मैक्सिमम है, ये वैल्यूज है किसकी, आई की, वो बिल्कुल जीरो नहीं होगी अगर दोनों स्लिट्स के साइज अगर डिफरेंट हो तो। ये बात समझ आई आपको, इसका मैं क्या क्या कहता हूँ, एक स्लिट तो मेरी इन दोनों के बीच में बन रही, एक इन दोनों के बीच में बन रही, इस टाइम इन दोनों स्लिट्स का साइज लगभग एक सा है, लेकिन अब इन स्लिट्स का साइज डिफरेंट है, ये स्लिट कम खुली हुई है, ये स्लिट ज्यादा खुली हुई है, तो यहाँ से जो लाइट जाएगी स्क्रीन पर वो स्ट्रॉन्गर लाइट जाएगी, और यहाँ से जो लाइट जाएगी वो वीकर लाइट जाएगी, उसकी इंटेंसिटी कम होगी। जब इंटेंसिटी कम होगी, एम्पलीट्यूड डिफरेंट होंगे, तो जहां मिनिमा बनेगा वहां एब्सोल्युटली डार्क नहीं बनेगा, डार्क फ्रिंज जो है वो एब्सोल्यूट डार्क नहीं होगी, वहां भी हल्की बुल्की से लाइट जरूर बची रह जाएगी। एक और क्वेश्चन इसी में आता आता है क्या कि अगर आप दोनों में से किसी एक स्लिट को ढक दें, ये सामने स्क्रीन है, आपने दोनों में से किसी एक स्लिट को ढक दिया
किससे? एक 100% ट्रांसपेरेंट स्लैब, 100% ट्रांसपेरेंट स्लैब से ढक दिया आपने, मतलब कांच की पट्टी लाके इसके ऊपर रख दी। तो अब फ्रिंज पैटर्न में क्या डिफरेंस आएगा? फ्रिंज पैटर्न में क्या डिफरेंस आएगा? जो पहले मैक्सिमा बन रहा था, मैक्सिमा बन रहा था सेंटर पर, प्राइमरी मैक्सिमा, प्राइमरी मैक्सिमा था, अब ये प्राइमरी मैक्सिमा थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा किस तरफ को? जिधर आपने स्लैब रखा हुआ है, यहां बन जाएगा प्राइमरी मैक्सिमा, क्योंकि थोड़ा सा फेस में शिफ्ट हो जाएगा तो प्राइमरी मैक्सिमा उसी तरफ को शिफ्ट हो जाएगा जिस तरफ को आपने स्लैब रखा है। बाकी पैटर्न में कोई चेंज नहीं होने का, फ्रिंज विड्थ जो की थी वो बनी रहेगी। कितना शिफ्ट हो जाएगा ये कितना शिफ्ट हो जाएगा? ये जो शिफ्ट हो गया, ये शिफ्ट डिपेंड करेगा किस पर? एक तो ये कि थिकनेस कितनी है आपकी, थिकनेस टी, किस पर डिपेंड करेगा? थिकनेस टी पर। जितना ज्यादा थिक होगा उतना ज्यादा शिफ्ट हो जाएगा। और डिपेंड करेगा ये जो स्लैब मटेरियल है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, किस पर डिपेंड करेगा? आपके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ स्लैब मटेरियल, स्लैब मटेरियल पर डिपेंड करेगा। कांच से ढक दिया है तो कुछ और शिफ्ट आएगा, और अगर आपने एक हीरे के टुकड़े से ढक दिया है इसे तो कुछ और शिफ्ट आएगा। हीरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही पैटर्न शिफ्ट हो जाएगा। पूरा पैटर्न शिफ्ट हो गया, मतलब जो पैटर्न यहाँ बन रहा था, ये समझो मेरी उंगलियां, ये पैटर्न नहीं, ये पैटर्न है, ये ब्राइट फ्रिंज, ये सेंट्रल, सेंट्रल ब्राइट है, ये मिनिमा, ये मैक्सिमम मिनिमा, ये पूरा का पूरा फ्रिंज पैटर्न पूरा खिसक जाएगा जो कहती हूँ उस तरफ को जिधर आपने स्लैब रखा हुआ। पूरा डिटेल इसके सिलेबस में आपके नहीं है यहाँ। आप वैसे तो पूरी डेरिवेशन होती है इसकी कि कितना खिसक जाएगा ऊपर, उस डेरिवेशन में थिकनेस भी आ जाती है और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी आ जाता है, वो आपके सिलेबस से बाहर है फिलहाल। इसी में एक क्वेश्चन और आ जाता है, कैसा आ जाता है, इसी में एक क्वेश्चन और आ जाता है, कैसा आ जाता है कि यहाँ आपको डी दे रखा है, स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस, ठीक है, और आपको यहाँ फ्रिंज विड्थ दे रखी है बीटा। आपसे क्वेश्चन में कहा गया कि ये डिस्टेंस आपने बढ़ा दिया, ये डिस्टेंस बढ़ा दिया आपने, कितना बढ़ा दिया? D+1 मीटर कर दिया। तो पता चला अब जो फ्रिंज विड्थ है वो बीटा प्लस 2 mm हो गई, जितनी थी उससे 2 mm बढ़ गई। फिर यहाँ आपको वेवलेंथ गिवन होगी या कुछ और चीज गिवन होगी, पूछा जाएगा। तो सिंपल सी बात है, आपको एक ही फॉर्मूला दो बार लगाना, एक बार डी और बीटा के लिए लगा लीजिए, अगली बार D+1 मीटर और बीटा की जगह रख लीजिए बीटा जो भी था बीटा+2 mm, या मीटर में इसे कन्वर्ट करना पड़ता है अक्सर हमें। और फिर दो बार फॉर्मूला लगा करके फिर आपका वो क्वेश्चन में वो चीज निकल जाती है जो आपसे पूछी गई हो। कभी वेवलेंथ पूछते हैं, स्मॉल डी आपको दे दिया, स्मॉल डी आपको दे दिया, कैपिटल डी में ये सब कर दिया, और फिर आपसे वेवलेंथ पूछेंगे। सिंपल मैथमेटिक्स होती है, दो बार लगाइए, दो इक्वेशन आपकी बन गई, उनको सॉल्व कर लीजिए, लैम्डा पूछा हो या कुछ और पूछा हो वो आपसे निकल जाता है।